बेटी की मुक्ति, अत्याचार से साहस की ओर। सुनीति नए शहर में कॉलेज की तरफ से सेमिनार में आई थी। कुछ और साथी भी थे। सभी रिसेप्शन पर अपने अपने कमरों की चाबी लेने के लिए खड़े थे। तभी सुनीति ने वर्षों बाद वो जानी पहचानी आवाज़ सुनी। उस आवाज़ को सुनते ही उसकी नज़रें उस शख्स को ढूंढने लगी। लॉबी के एक कोने में कुछ लोगों के साथ वो खड़ी बातें कर रही थी। शायद वो यहाँ घूमने आई थी। सुनीति के कदम अपने आप उसकी तरफ चलते चले गए। वहां जा सुनीति ने हल्के आवाज में पुकारा, सिमरन। अपने नाम की पुकार को सुनते ही सिमरन पहचान गई थी उस आवाज को। इस तरह तो केवल सुनीति ही बुलाती थी उसे। रिश्ते में भतीजी थी सुनीति, पर हम उम्र थी दोनों और पक्की सहेलियां थी। उन दोनों के पिता भी रिश्ते से ज्यादा अपनी दोस्ती को मानते थे। सुनीति के पिता सरकारी दफ्तर में अफसर थे, तो सिमरन के पिता सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थे। दोनों साथ पढ़े थे, लेकिन सोच में बहुत अंतर था दोनों के। सुनीति के पिता बेटा या बेटी शिक्षित होना जरूरी है मानते थे, पर सिमरन के पिता स्त्री को हमेशा हीन भाव से देखते। बेटियों की शिक्षा भी उन्होंने अपने हिसाब से करने दिया। सुनीति के पिता ने उसकी शादी भी इन शर्तों पर रखी थी कि उसकी पढ़ाई नहीं रोकी जाएगी। नौकरी करना ना करना उसकी मर्जी होगी। 12वीं की परीक्षा के बाद सुनीति गांव गई थी, चाचा की शादी में। तब उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। सुनीति का गांव जाना उसके बाद बंद हो गया। दोनों सहेलियों में चिट्ठी के आदान प्रदान का सिलसिला रहा, पर सिमरन के पिता की सख्ती की वजह से वो संपर्क भी नहीं रहा। वर्षों के अंतराल बाद मिल रही थी दोनों। दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे से कह देना चाहती थी। सुनीति ने सिमरन से पूछा, सिमरन, तुम यहाँ कैसे आई हो घूमने? सिमरन, मेरे पति सेमिनार में शामिल होने आए हैं। तुम कैसे आई हो यहाँ? अकेली हो या पति भी साथ हैं? सुनीति, मैं भी सेमिनार के लिए आई हूँ और अकेले तो नहीं हूँ, कॉलेज के साथी साथ हैं, पर हाँ, पति नहीं है साथ। दोनों अभी शुरू ही की थी अपनी बातें कि सुनीति के साथियों ने उसे आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। सुनीति, जल्दी आओ यार, हमारे कमरों की चाबी मिल गई है, चलो जल्दी। सुनीति ने उन्हें रुकने का इशारा कर सिमरन से कहा, सिमरन, तुम इसी होटल में रुकी हो ना? सिमरन के हाँ कहने पर सुनीति ने उसे उसके कमरे का नंबर पूछा और आधे घंटे में उसके कमरे में मिलने का कह अपने साथियों की तरफ बढ़ गई। सुनीति के आत्मविश्वास से बढ़ते कदम को देख थोड़ी जलन हो रही थी सिमरन को, और उसे जाते हुए निर्विशेष देख रही थी। तभी उसके पति ने उसके कंधे पर हाथ रख उससे पूछा, सिमरन, कौन थी वो? पहली बार किसी से ऐसे बात करते देख रहा हूं तुम्हें। सिमरन, जैसे सपने से जगी हो वैसी ही मनः स्थिति में होठों पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो सुनीति है। पति ने कई किस्से सुन रखे थे सुनीति के सिमरन के मुंह से। अच्छा, यहाँ अकेली क्या कर रही है? सिमरन, वो भी सेमिनार के लिए आई है, बोल के गई है आधे घंटे में हमारे कमरे में मिलने आएगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी उससे मिलने की इच्छा भी बहुत थी। देखा, तुम आना नहीं चाह रही थी और आते ही बिछड़ी सहेली मिल गई तुम्हें। पति की बातें सुन सिमरन हंसने लगी। फिर दोनों पति पत्नी दोस्तों से मिल अपने कमरे की तरफ चल दिए। सुनीति के आने का समय जो हो रहा था। सुनीति के आने की सोच सिमरन थोड़ी घबरा भी रही थी। जाने कितनी बदल गई हो सुनीति, नौकरी करती है अब। जाने उसकी दोस्ती उसे अब महत्वपूर्ण हो कि नहीं। उसकी बेचैनी को समझ पति ने सिमरन को समझाया, परेशान मत हो सिमरन, सुनीति तुम्हें अभी भी अपनी सहेली समझती है। आखिर क्यों वो तुम्हें पुकारती यदि नहीं चाहती तो? पति की बातें सुन सिमरन को थोड़ी तसल्ली मिली। कमरे में पहुंचकर सिमरन सुनीति का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में दरवाजे की दस्तक ने सुनीति के आने की बात पक्की कर दी। सिमरन ने झट से दरवाजा खोल सुनीति का हाथ पकड़ उसे अंदर खींच लिया और कहने लगी, नीचे, मैं तुझे देख इतनी खुश हो गई कि अपने पति से परिचय करवाना ही भूल गई। इनसे मिल, मेरे पति प्रमोद मिश्रा, ये प्रोफेसर है। फिर पति की तरफ देख कहने लगी, ये सुनीति है, मेरी एकमात्र सहेली। सिमरन के परिचय करवाने के बाद तीनों एक दूसरे से
बातों में लग गए। एक दूसरे का हाल जानने के बाद सुनीति और प्रमोद अपने अपने विषय के बारे में बातें करने लगे। सेमिनार से जुड़ी बातें होने लगी दोनों में। देखते देखते रात के खाने का समय हो गया। वो तीनों साथ खाने के लिए नीचे आए, जहां बाकी लोगों से भी परिचय का आदान प्रदान होने लगा। जब सभी अपने अपने कमरे के लिए जाने लगे तब सिमरन ने सुनीति से पूछा, सुनीति, तेरे साथ कमरे में कोई और भी है? सुनीति के इनकार करने पर सिमरन अपने पति से बोलने लगी, आज रात मैं सुनीति के कमरे में रुक जाऊं? मुझे उससे बहुत बातें करनी हैं। प्रमोद जान रहे थे सिमरन अपने मन की बात किसी से नहीं करती। सुनीति ही है जिसे सिमरन अपनी बात कहना चाहती है। उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, अब तो आप हमें कहाँ पूछेंगी, सहेली जो मिल गई है, जाइए। वैसे भी मुझे सुबह सेमिनार में जो पेपर देना है उसकी तैयारी करनी है, आप निश्चिंत होकर जाइए। सुनीति दोनों पति पत्नी की आपस की बात सुन प्रमोद की समझदारी पर खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी दोस्त खुश है अपनी जिंदगी में। सुनीति और सिमरन सुनीति के कमरे में रात्रि विश्राम के लिए कपड़े बदल आराम से बिस्तर पर बैठ गई। तब सुनीति ने अपने अंदर के सवालों को सिमरन के सामने रखा। अब बतला सिमरन, कैसी है तू? सिमरन जैसे सुनीति के पूछने की राह देख रही थी। वर्षों से अपने अंदर दबा रखा हर दर्द आज वो सुनीति को कह हल्का हो जाना चाहती थी। सिमरन की आंखें शून्य में देखने लगी। क्या बतलाऊं तुझे? मेरे घर के हालात तो तुझे पता था। पिताजी ने माँ को कभी इंसान का दर्जा दिया ही नहीं। वो तो बस रात में उनकी शारीरिक भूख मिटाने की साधन थी। जब तक छोटी छोटी बातों पर उनसे मारपीट करना आम बात थी। कौन कह सकता था कि वो एक पढ़े लिखे इंसान थे जो कॉलेज में प्रोफेसर थे? 10वीं की परीक्षा के बाद ही उन्होंने मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। तुम जब गांव आई थी मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया था। मुझे अपने पसंद के विषय पढ़ने से मना कर दिया। मेरे जिद करने पर मुझे तो नहीं, माँ को बहुत मारा, यह कह के कि तुम्हारे शह पर ऐसा कर रही है वो। फिर मैंने मन मार लिया अपना, सारी पढ़ाई फिर प्राइवेट से ही की। तुम सबका गांव आना छूट गया था इसलिए तुझे पता नहीं होगा। जब मैं ग्रेजुएशन कर ली तो सभी पिताजी पर दबाव देने लगे मेरी शादी के लिए। और सुनीति, सच कहूँ तो मैं भी उस नर्क से निकलना चाह रही थी। रोज माँ को मार खाते, बहने को डर से सहम कर कोने में दुबकते, छोटे भाई को अपनी बड़ी बहनों पर हाथ उठाते देख थक गई थी मैं। सुनीति की स्तब्धता देख सिमरन बोल उठी, ऐसे आश्चर्य क्यों कर रही है? बबलू को पिताजी ने पूरी छूट दे रखी थी मारने की। वो जिसे चाहे मार सकता था, आखिर बेटा था उनका, संपत्ति इतनी थी जो चाहे करे। सिमरन की बातें सुन सुनीति सदमे में थी। छोटे में जब भी गांव गई सिमरन के यहाँ खाना जरूर रहता है, उसका और उसकी माँ का। चाची कितने मधुर स्वभाव की सुघड़ गृहिणी थी। कितनी चीजें बनाना सीखा था माँ ने उनसे। पर हाँ, कभी चाची को किसी और से मिलते नहीं देखा। गांव की और स्त्रियों से मेल मिलाप नहीं देखा। माँ का बिना बात सवाल ना करना शायद उन्हें माँ के करीब ले आया था। कई बार चाची को आंख पोंछते देखा था माँ से बातें करते समय, पर कभी कभी मन में ये बात नहीं आई कि इतनी गहरी बात है। चाची इतने कष्ट में हैं। सिमरन ने भी कभी घर की बात नहीं बतलाई, शायद झिझक से। सुनीति को अपने से अपने ही सोच में गुम देख सिमरन ने आवाज लगाई, सुनीति, सुनीति। वर्तमान में लौटते हुए बोल उठी, बोलना, आगे क्या हुआ? सिमरन समझ रही थी सुनीति की मंदे मनोदशा पर। आज वो अपनी सहेली से सब कुछ कह देना चाहती थी, इसलिए वो बात आगे बढ़ाते हुए बोल उठी, कई रिश्ते आए, सब अच्छे अच्छे थे, पर पिताजी सब में कुछ न कुछ कमी निकाल मना कर देते थे। मुझे लगने लगा था वो चाहते ही नहीं मेरी शादी हो। एक दिन उनके अपने सीनियर ने मेरा हाथ अपने भांजे के लिए मांग लिया। उनके साथ काम करने वालों को भी उनका बाहरी रूप ही पता था, जो बहुत अच्छा था। खैर, इस रिश्ते में वो चाहकर भी कोई कमी नहीं निकाल पाए और मजबूरन उन्हें हाँ करना पड़ा।
मेरी शादी 1 महीने के अंदर हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मैं शुरू-शुरू में सहमी रहती थी, लेकिन समय बीतने के साथ मैं समझ गई थी, यहाँ मेरे घर जैसी बात नहीं है। प्रमोद जी से मैं आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जताई, तो वो तुरंत तैयार हो गए। घर में बाकी सबने भी मेरे इस निर्णय में साथ दिया। सब ठीक चल रहा था, एक दिन अचानक पिताजी आ गए मुझे मायके ले जाने के लिए, यह कहकर कि माँ की तबीयत खराब है। ससुराल वालों ने उनकी बात पर विश्वास कर मुझे भेज दिया। जानती है सुनीति, घर जाकर मैंने क्या देखा? सिमरन के इस सवाल पर सुनीति बस उसका मुंह देख रही थी। अब तक वो समझ गई थी जो भी सिमरन ने देखा वो उसकी सोच से अलग होगा। सुनीति को चुप देख सिमरन ने खुद जवाब दिया, माँ बिल्कुल ठीक थी। पिताजी ने उसे झूठ बोला था कि मैं बीमार हूँ, इसलिए वो मुझे लेने जा रहे हैं। माँ मुझे मैं माँ को स्वस्थ देख स्तंभ थी। अब मैं समझ गई थी कि पिताजी झूठ बोल मुझे यहाँ किसी कारण से लाए हैं। मैं तुरंत लौट जाना चाहती थी वहाँ से, पर पिताजी ने कहा, थक गई होगी, तुम आराम कर लो, कल बातें करेंगे। वो रात मैं बस छत देखते काट दी। सुबह चाय के साथ मैं गई थी उनके पास। मेरा कुछ कहने से पहले वो बोल उठे, तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ देना है। हमारे हैसियत के बराबर नहीं है ये लोग। दहेज के लिए तुम्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसा कहना है तुम्हें शिकायत में। उनकी बात सुन मैं हतप्रभ थी। कुछ नहीं लिया था मेरे ससुराल वालों ने। पिताजी मेरे सुख को वो दुख में बदल रहे थे। जानती थी इनकार करूंगी तो कमरे में बंद कर देंगे मुझे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया उनके सामने और मन बना ली इनके घर जाते ही मैं भी चुपके से निकल जाऊंगी। एक बार ससुराल पहुंच जाऊंगी तो प्रमोद सब संभाल लेंगे। इतना विश्वास था मुझे। दूसरे दिन उनके जाने के बाद मैं आधे घंटे समय बिताती रही, फिर बस पैसे ले घर से निकल गई। माँ को यह कह दिया कि कुछ खरीदना है। बाहर झट चौक आ रिक्शा पकड़ स्टेशन पहुंची। रिक्शा वाला तेरे ही खेतों में काम करने वाले का भाई था। शायद वो मेरे बार बार मुड़कर देखने से समझ गया था कि मैं छुप कर जा रही हूँ। उसने ही मेरी टिकट खरीद डब्बे में बिठा दिया और जाते जाते कहा था वो जानता है पिताजी ठीक नहीं कर रहे हैं। ससुराल पहुंचकर मैं समझ नहीं रही थी क्या बोलूँ सबको। मेरे पिताजी का असली रूप कैसे बतलाऊं। मैंने वहाँ झूठ कह दिया माँ ठीक है, इसलिए वह लौट आई और सामान रेल में चोरी हो गया। मुझे लगा पिताजी अब फिर नहीं आएंगे, पर कितनी गलत थी मैं। अब वो जब तब कोई ना कोई बहाने से मेरे ससुराल वाले से लड़ाई करते थे। उनकी इन बातों से थक मैंने प्रमोद को सब सच सच बता दिया। प्रमोद मुझे डांटा इतने दिनों तक बात छुपाने के लिए। फिर जब पिताजी आए तो उन्हें धमकी दी कि वे पुलिस को सब बता देंगे, कैसे वो माँ को मारते हैं और मुझे मजबूर कर रहे हैं रिश्ता तोड़ने के लिए। उनकी बातें सुन पिताजी गुस्से में बहुत कुछ बोल मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने की धमकी देने लगे। तब मैं बोल उठी कि मैं ऐसा रिश्ता नहीं रखना चाहती। सुनीति के हतप्रभ देख सिमरन ने कहा, हाँ उस दिन रिश्ता टूट गया मेरा उनसे, पर सच बोलूं मुझे कोई दुख नहीं था उस रिश्ते के टूटने का। बस तकलीफ थी छोटी बहनों को उस नरक में छोड़ आई थी। मुझे मेरी माँ से भी अब सहानुभूति नहीं थी। क्यों नहीं वो कभी खड़ी हुई अपने लिए, क्यों नहीं घर छोड़ निकल गई वो। शायद शायद ये सब नहीं होता। सुनीति बस चुपचाप सब सुन रही थी। आज बरसों का दुख शब्दों में बदल रहा था। वो नहीं चाहती थी उसके कुछ कहने से सिमरन अपना दुख फिर अपने अंदर छुपाने लगे। सिमरन को चुप देख सुनीति ने धीरे धीरे से पूछा था, फिर क्या हुआ? लगा जैसे सिमरन किसी तंद्रा से जाग गई हो, वैसी ही चौंक गई वो। फिर मुस्कुराकर बोलने लगी, कुछ दिन सब ठीक रहा, यूं कहूँ कि 2 साल तक सब ठीक रहा। फिर सब बच्चे के लिए बोलने लगे घर में। चाहती तो मैं भी थी, पर हमने कभी से रोकने की कोशिश भी नहीं की थी इन 2 सालों में। फिर भी मैं गर्भवती नहीं हुई थी। ये बात जानने के बाद सासू माँ ने डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहा। प्रमोद और मैं महिला डॉक्टर से मिले। उसने हमारी बातें सुन मुझसे मुझसे कुछ सवाल किए। फिर पूछा, माहवारी ठीक से होता है तुम्हारा? सुनीति, मेरी माहवारी कभी नियम से नहीं हुई और जब हुई भी तो ना के बराबर।
मेरे इस जवाब को सुन डॉक्टर आश्चर्य में थी। वो बोल उठी, कैसी माँ है तुम्हारी? उसने तुम्हें समय पर किसी को दिखलाया क्यों नहीं? मैं उसके झल्लाहट को समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने मुझे समझाया, मेरी परेशानी की वजह महामारी हो सकती है। खैर, उसने बहुत सारे जांच लिख दिया हमें और जल्द से जल्द करवा के रिपोर्ट दिखाने कहा। उसकी बातें सुन हम दोनों परेशान हो गए थे। हमने दूसरे दिन सारे जांच करवाए और रिपोर्ट आते ही उससे मिलने गए। डॉक्टर ने बतलाया, मेरे गर्भाशय पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया था। अगर समय पर इलाज हो जाता तो शायद सब ठीक हो जाता। यह सुन मैं बिल्कुल टूट गई। प्रमोद ने बहुत जगह दिखलाया इस उम्मीद में कि शायद कुछ हो जाए अब भी, पर ऐसा संभव नहीं था। प्रमोद की दोस्त जो विदेश में डॉक्टर है, उससे भी हमने विचार लिया था। सिमरन ने फिर गहरी सांस ले आगे कहा, कुछ महीनों मैं बहुत परेशान रही। फिर लगा मेरे माँ बाप की गलती की सजा इस परिवार को क्यों? ये मेरी नियति है। इससे प्रमोद क्यों पिसे? मैंने उन्हें मुझे छोड़ दूसरी शादी की सलाह दी। जानती है उन्होंने क्या कहा? सुनीति के सवालिया नजरों का जवाब सिमरन ने खुद दे दिया, बिना कुछ पूछे। प्रमोद ने कहा, सुख दुख में साथ रहने की बातें हुई थी। यह नहीं कि जब मैं दुख में रहूं तो तुम साथ दो, तुम पर दुख आए तो मैं अपना रास्ता बदल लूं। फिर उन्होंने पूछा था, अच्छा बतलाओ, मेरे में कोई कमी रहती तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? मेरे जवाब देने से पहले वे खुद बोल उठे, नहीं ना, फिर मैं कैसे ये फैसला ले लूं? अब हमारा साथ हमेशा के लिए है और आज के बाद इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। सुनीति स्तब्ध हो निर्निमेष सिमरन का मुंह देख रही थी और सोच रही थी, क्या कभी सिमरन के दुखों का अंत होगा? सिमरन कभी पूर्ण खुश नहीं हो पाएगी? तभी सिमरन ने सुनीति को उसके सवालों के घेरे से बाहर लाते हुए जवाब भी दे दिया, मैं और प्रमोद अब बच्चे को गोद लेने की सोच रहे हैं। सुनीति, मैं ठीक कर रही हूं ना? सुनीति ने झट अपने बाहों में ले सिमरन को सारी आशंकाओं को दूर करते हुए कहा, बहुत सही निर्णय है तुम दोनों का। माँ भावनाओं से बनते हैं, जन्म देने से नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है तुम एक अच्छी माँ बनोगी। सुनीति के मुंह से ये आश्वासन पा सिमरन निश्चिंत हो गई। दोनों सहेलियों थोड़ी देर इधर उधर की बातें कर सोने चली गई। दूसरे दिन सेमिनार अटेंड कर सिमरन और सुनीति दोनों अपनी अपनी जिंदगी में फिर से लौट गए, पर इस वादे के साथ कि अब दोनों सहेलियां एक दूसरे से संपर्क बनाए रखेंगी। समाप्त। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है अनीश ऑडियो बुक हिंदी।